नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं विकास संवाद। और आज फिर से हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है। और आज हमारी उनसे जिस विषय पे बात होने वाली है वो विषय देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर, लोकप्रिय नेता श्री नंदकिशोर यादव जी। वेलकम सर, आपका विकास संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कीर्तन जी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जमीनी जो विकास के आइडियाज हैं, क्योंकि आपने राजनीति को सिर्फ मंच की राजनीति नहीं छोड़ा, एक विकास का माध्यम इसे बनाया, तो ये आपके पास आइडियाज आते कहाँ से? देखिए, आइडिया तो आम आदमी से ही आता है जी। मैं प्रतिदिन लोगों से मिलता हूँ और उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आधार पर अपनी कार्य योजना बनाता हूँ। स्वाभाविक रूप से आइडिया उसमें से डेवलप करते हैं और जनता की इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है। तो सर, अगर आज की हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामुदायिक भवन। लगभग पटना सिटी में आपने 50 से ज्यादा भवनों का निर्माण किया है, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहें तो? देखिए, बड़ी सामान्य बात है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है तो राजधानी का हिस्सा, लेकिन वो सबसे पुराना शहर वही है पटना का। जहाँ इधर पटना के पश्चिमी इलाके में जाएंगे आप तो नया 200 साल का बसा हुआ शहर है, लेकिन वो पुराना शहर है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ अभी भी जो कस्बाई कल्चर है, माने एकदम राजधानी वाला कल्चर वहाँ नहीं है। और अलग अलग जातियों के लोग, समाज के लोग वहाँ रहते हैं और सबके पंचित बैठका हुआ करते थे। आबादी बढ़ती गई, क्षेत्रफल बड़ा नहीं हो पाया, एक तरफ रेलवे लाइन, एक तरफ गंगा नदी, तो विस्तार की संभावना नहीं थी। ऐसे में लोगों को शादी करनी हो, गरीब आदमी को अगर शादी करना हो, बच्ची कहीं, या किसी का श्राद्ध करना हो, कोई और छोटे मोटे कार्यक्रम करने हो, तो जगह की घोर कमी थी। और जगह की कमी होने के कारण लोगों को भारी कठिनाई होती है, क्योंकि सबकी क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो मैरिज हॉल में जाके शादी कर सकें, कार्यक्रम कर सकें, बड़े कार्यक्रम कहीं कर सकें। तो ये एक बड़ी समस्या मुझे दिखाई पड़ती थी। तो मैंने जरूर इस बात का निर्णय लिया कि हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। फिर उसमें से सामुदायिक भवन के निर्माण की कल्पना उभर करके आई और तब हम लोगों ने सामुदायिक भवनों के निर्माण का एक संकल्प लिया और आगे बढ़े। तो सर, इन भवनों का हमारा निर्माण हुआ तो इसमें क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलती हैं? एक बहुत आसान तरीका है। सामुदायिक भवन का निर्माण तो हम लोगों ने विधायक फंड से किया जी। हर विधायक को एक विधायक निधि होती है, क्रमबद्ध ढंग से वो बढ़ता चला गया। उस पैसे से भी वो सामुदायिक भवन बनता है। और उस सामुदायिक भवन बनने के बाद हम लोगों ने उसके संचालन की चिंता हमें थी, क्योंकि कौन चलाएगा उसको, कौन देखेगा। सरकार के पैसे से कोई भवन बनाना तो आसान है, उसको मेंटेन करना कठिन काम होता है, उसके संचालन का काम कठिन होता है। तो मैं आम आदमी की सहभागिता जोड़ दी। अब जो उस इलाके के जो प्रमुख लोग हैं, महिलाएं हैं और भी जो समाज के लोग हैं, उनको मिलाकर एक कमेटी बना दी सब जगह, और उस कमेटी के लोग ही उसका संचालन करते हैं, रखरखाव करते हैं, देखरेख करते हैं। तो आम आदमी को कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसके मोहल्ले में ही लोग उपलब्ध हैं जिनको जानता है, वहां जाके उसकी बुकिंग करा के काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, जब ये भवन बनकर तैयार हुए, पहली बार इस्तेमाल में आए, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया तो बड़ा अद्भुत था। एक तो मेरा एक स्वभाव भी है कि मैं सभी लोगों के यहाँ जहाँ से भी निमंत्रण आता है वहाँ जाता हूँ, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, मैं उसकी चिंता नहीं करता। तो मैं जब वैसे सामुदायिक भवन जो मैंने खुद बनाए हैं, तो अभी के गरीबों की शादी होगी वहाँ, जब उनके यहाँ जाता हूँ तो जो उनके शब्द हैं, इतना बढ़िया काम आपने किया है, अमीर गरीब का भेद समाप्त कर दिया। उन लोग कहते थे कि साहब, मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे भवन में होगी। वो एक जो चमक थी उनके चेहरे पर, विकास की धारा पहुंचने का, वो अद्भुत। तो सर, कुछ उदाहरण इन सामुदायिक भवन में से जो आप देना चाहें और उनकी खासियत के साथ? देखिए, कई सामुदायिक भवन तो बहुत बड़े बड़े बने। ओपीसा सामुदायिक भवन बना, कई मंजिला है जी, और उसमें हजारों लोग एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान भी है। बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु आते हैं।
तो 1 महीना हम उनके लिए बुक करते हैं वो, और बाकी दिनों में आम आदमी उसका उपयोग कर सकता है। बड़े बड़े हॉल हैं, कमरे हैं, बाथरूम है, सबकी सुविधा उसमें उपलब्ध कराई गई। उसके अलावा और कई ऐसे सामुदायिक भवन, हाजीकला सामुदायिक भवन, विश्वकर्मा सामुदायिक भवन, और जैसे मैंने कहा पंचायत बैठका जो हुआ करता था उनको भी सामुदायिक भवन में बदल देने का काम हमने किया। तो अब आदमी आराम से कई प्रकार के उपयोग में उसको ला सकता है। बहुत बढ़िया सर, इन कामों से लोगों का भरोसा लोकतंत्र में और ज्यादा बढ़ता है। तो सर आगे की सामुदायिक भवन को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेंगी, क्या इसमें विस्तार की संभावनाएं हैं? ये सामुदायिक भवन बनाने का काम तो निरंतर जारी है जी। थोड़ी समस्या रहती है जमीन की, जैसा मैंने कहा कि पुराना इलाका है, जमीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। और अब सामुदायिक भवन वही बना सकते हैं जो जमीन बिहार के राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री होती है, मैंने सरकारी जमीन पर ही सरकारी पैसा खर्च हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मठ हैं, मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान हैं जो वहाँ के समाज के द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं। तो वो लोग जहाँ जहाँ रजिस्ट्री कर देते हैं गवर्नर साहब, वहाँ वहाँ सामुदायिक भवन बनाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रेरित होता हूँ। मेरे मन में एक कल्पना ये है कि वैसे अब तक हमने 50 से अधिक सामुदायिक भवन बनाए हैं, लेकिन मेरे मन में एक भाव जरूर है कि हर वार्ड में कम से कम एक सामुदायिक भवन ऐसा हो जहाँ लोग इंटरनेट से उसको जोड़ने का काम करें, कुछ तकनीकी काम वहाँ हो सके, बच्चे वहाँ पढ़ सकें, कहीं कंप्यूटर की व्यवस्था कर सकें। ये सब कल्पना मेरे मन के अंदर है जी। और हम कोशिश करें कि आने वाले दिनों में हर वार्ड में ऐसे एक सामुदायिक भवन का निर्माण का काम पूरा करें। बहुत बढ़िया सर। सर अंत में विकास संवाद की जनता को कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें या कुछ सुझाव देना चाहें? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि हम जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति और जनता की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो जो आवश्यकता पड़ती है उस काम को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इस कारण जरूर विचार करना चाहिए। लोगों से मैं एक ही फील करूंगा, ये जो सामुदायिक भवन बने ये सार्वजनिक धन से बने और इसका समुचित उपयोग करना आप करें, निश्चित रूप से करें, लेकिन इसके देख रेख रख रखाव इसकी भी चिंता लोगों को करनी और साथ साथ कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, समाज को इसकी भी चिंता करें। एक युवाओं के लिए सब छोटा सा संदेश देश के विकास में कैसे वो योगदान दे सकते? देखिए, नौजवानों से एक ही आग्रह है, देश अब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ को धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जब 100वीं वर्षगांठ देश की आज़ादी की 1947 में होगी तो उस समय देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाए। ये एक संकल्प भारत की पक्ष ने लिया है। तो नौजवान अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की कोशिश करे, चाहे वो सबसे बेहतर इंजीनियर बने, सबसे बेहतर डॉक्टर बने, सबसे बेहतर व्यापारी बने, शिक्षक बने, तो मैं समझता हूँ यही ऐसा योगदान होगा जो देश को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने में भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद किरण जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ये विकास संवाद देखने के लिए, सुनने के लिए। तो ऐसी ही जानकारी भरे पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।